जब भी आप किसी अपनी संपत्ति को रेंट पर देते हैं, किराए पर देते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। लेकिन जब भी आप रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाएं तो ये 3 बातें जरूर ध्यान में रख लेना, वरना आपके साथ बहुत बड़ी मुश्किल और दिक्कत आएगी और उसका हर्जाना आप भर नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे और फिर आपको कानूनी पचड़ों में, लीगल मुश्किलों में उलझना पड़ेगा। इसके लिए आप भले ही रेंट एग्रीमेंट करते हैं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको उसमें लिखी गई तमाम बातों को गौर से पढ़ लेना चाहिए। एक एक शर्त को, एक एक कंडीशन को ध्यान में रख लेना चाहिए। स्पेशली रूप से जो 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि नोटिस अवधि, यानी कि नोटिस आप कितने समय से किराएदार को दे पाएंगे। इसके अलावा आपने उसमें एडवांस के तौर पर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर कितना पैसा लिया है और उस संपत्ति की मेंटेनेंस कौन करेगा, किराएदार पर कितना भार रहेगा, मकान मालिक पर क्या भार रहेगा, या ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। और भले ही आप लीव एंड लाइसेंस बना रहे हो या रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, उसमें प्रॉपर रूप से इन शर्तों को, इन कंडीशन को मेंशन करना है। और अगर इन बातों को आप नजरअंदाज करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो बाद में आपको आर्थिक समस्याएं, कई मुश्किलें और फिर कोर्ट कचहरी के चक्रों में उलझना पड़ सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सही जानकारी के साथ, सही शर्तों के साथ एग्रीमेंट को निष्पादित करना है और ऐसा करने के बाद आप तमाम तरह की मुश्किलों से बच जाएंगे। आपके साथ किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में किसी भी संपत्ति को रेंट पर देने का चलन सा बन गया है। काफी लोग अपनी आजीविका इसी काम से चलवाते हैं कि किसी भी संपत्ति को खरीदते हैं और फिर उसको रेंट पर देकर अपना जीवन यापन करते हैं। और बड़े शहरों में तो ये और ज्यादा आम बात हो गई है, क्योंकि आम लोग नौकरी पेशा ट्रांसफर होकर आते हैं, तो वो ऐसे समय में किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसको किराए पर लेकर वह उसमें रह सके। काफी लोग व्यापार के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में गाँवों से शहरों की तरफ आते हैं और शहरों में ऐसी संपत्ति को ढूंढते हैं जिस पर वो अपना काम धाम स्टार्ट कर सके। ऐसे में किराएनामा, रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस करवाना एक जरूरत बन जाता है। लेकिन होता यह है कि ज्यादातर मकान मालिक या किराएदार किसी भी ऐसे छपे हुए फॉर्मेट को लेकर उनमें लिखी गई शर्तों को नहीं पढ़ते और उस पर साइन करके अपनी तसल्ली के लिए घर ले जाकर रख लेते हैं। रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसी कई शर्तें होती हैं जिनको हमको प्रॉपर रूप से उसमें मेंशन करना होता है, उसमें लिखना होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो बाद में आर्थिक विवाद होते हैं, झगड़ा बढ़ता है, डिस्प्यूट होते हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, कुछ ऐसी लाइनें जो उनमें आपको प्रॉपर रूप से लिखनी चाहिए और स्पेशली रूप से सिग्नेचर करते समय आपको देख लेनी चाहिए। इसमें जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है कि नोटिस पीरियड आपने उसमें किस तरह से मेंशन किया है। इसमें नोटिस पीरियड दोनों पक्षों की तरफ से लिखा जाता है कि अगर किराएदार तय समय से पहले मकान को छोड़ना चाहेगा तो उसके लिए कितने समय पहले वह मकान मालिक को नोटिस देगा। इसी प्रकार मकान मालिक को संपत्ति की जरूरत है, वो उसको खाली करवाना चाहता है, तो कितने समय के बाद वह नोटिस दे सकेगा और मकान को खाली करने के लिए कितना समय दे पाएगा। तो यह नोटिस अवधि दोनों पक्षों के लिए इम्पोर्टेंट होती है और इसको आपको जरूरी रूप से, चाहे आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, चाहे लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना रहे हो, मेंशन जरूर करना चाहिए। अब अगर आप ये नोटिस पीरियड का मेंशन अपने किसी भी रेंट एग्रीमेंट में नहीं करते हैं और तय समय अवधि से पहले मकान मालिक अगर आपको मकान को छोड़ने को कहता है, तो आप हर्जाने के स्वरूप मकान मालिक से कुछ पैसा मांग सकते हैं। वहीं पर अगर किराएदार उस संपत्ति को तय समय से पहले छोड़ना चाहे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से मकान मालिक पैसा काट सकता है या उससे आगामी जो रनिंग मंथ चल रहा है उसका पैसा किराए के तौर पर मांग सकता है। कई जगह यह भी देखा गया है कि तय समय से पहले किराएदार उस संपत्ति को छोड़ना चाहता है और मकान मालिक को उसने डिपॉजिट के तौर पर, एडवांस के तौर पर काफी बड़ा पैसा दे रखा है, तो मकान मालिक उसमें से काफी पैसे काट लेता है। तो उसमें इन तमाम शर्तों को अच्छे तरीके से आप मेंशन करवा दीजिए ताकि इस तरह की झमेले की और मुश्किलों भरी आपके पास स्थिति न बन पाए। दूसरा पॉइंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर ही है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लिया जा रहा है और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। अगर किराएदार गलती करता है या मकान को तय समय से पहले छोड़ना चाहता है तो कितना पैसा उसमें से काटा जाएगा, इस बात को भी आपको क्लियर रूप से रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करवाना चाहिए। अक्सर सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 या 2 महीने या 3 महीने के किराए के बराबर लिया जाता है और ये एडवांस के तौर पर मकान मालिक अपनी सुरक्षा के लिए लेकर रखता है। इसके लिए भी कई शर्तों का समावेश आप रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में कर सकते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने समय का लिया गया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किराएदार को वापस किस प्रकार से मिलेगा, अगर किराएदार कोई गलती करता है तो कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काटा जाएगा। कई बार किराएदारों से मकान मालिक पेंटिंग, कोई टूट फूट या छोटे मोटे मेंटेनेंस के पैसे काट लेते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से इन कंडीशन और शर्तों को मेंशन कर देना चाहिए कि मेंटेनेंस कौन करवाएगा, लाइट और पानी के बिल कौन भरेगा या उस परिसर की मेंटेनेंस या साफ सफाई कौन करवाएगा। ये सारी बातें क्लियर लिख लेनी चाहिए
ताकि सिक्योरिटी डिपॉजिट में से आपका मकान मालिक नाजायज तौर से पैसा न काट सके। इसके अलावा जो तीसरे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, मेंटेनेंस के तौर पर जो चीजें हम लिखते हैं तो कई ऐसे मेंटेनेंस की चीजें भी होती है जिनको हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते। छोटी मोटी साफ सफाई, रंग रोगन, लाइट, पानी के जो बिल्स वगैरह हैं, ये तो छोटा मोटा मेंटेनेंस है, लेकिन कई बड़े खर्चे जो उस प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं, निकाय का जैसे लीज का पैसा होता है या एक्स्ट्रा उस संपत्ति से संबंधित कई तरह के चार्जेज होते हैं, तो इसको भी मेंशन करवा देना चाहिए कि उसको मकान मालिक भरेगा या किराएदार के ऊपर इनको रखा गया है। कई बार उस परिसर में इस तरह का बिजनेस करते हैं कि हमें बड़े बिजली कनेक्शन की जरूरत होती है, तो उस कनेक्शन का पैसा कौन भरेगा, उसके बिल का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा, ये बातें भी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ कर आपको उसमें मेंशन करनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, एक स्टाम्प नहीं है, ये एक ऑफिशियल लिखित दस्तावेज है। और अगर मकान मालिक या किराएदार के बीच किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट, वाद विवाद होता है, तो ये दोनों के सपोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बनता है और दोनों को ही उनके अधिकारों की रक्षा करके सपोर्ट करता है। और अगर मकान मालिक सही है तो उसके फेवर में ये बनता है, किराएदार दोषी है तो उसके दोष को ये साबित करता है, मकान मालिक को फेवर करता है, और मकान मालिक अगर गलती करता है तो किराएदार के अधिकारों की भी यह रक्षा करता है। अब काफी लोग रेंट एग्रीमेंट या लीव लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों को नहीं पढ़ते, बिना पढ़े ही उसमें सिग्नेचर कर देते हैं। तो इस तरह के बिना पढ़े सिग्नेचर करने के नुकसान क्या हो सकते हैं? तो इससे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा फंस सकता है, किसी भी किराएदार को अचानक से घर खाली करना पड़ सकता है, आपका वाद विवाद हो सकता है, मकान मालिक से डिस्प्यूट हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे तकरार हो सकती है, क्योंकि आपने किसी भी शर्तों का समावेश रेंट एग्रीमेंट में नहीं किया है। इसके अलावा आप अपने रेंट एग्रीमेंट में लॉक पीरियड को भी देख लें कि उसका समावेश किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि कई मकान मालिक चालाक करते हुए उसमें ये लिखवा देते हैं कि आप एक निश्चित अवधि के अलावा उस घर को खाली नहीं कर सकेंगे। तो आपको इस अधिकार को जरूर जान लेना चाहिए कि आप जब चाहें उस लॉक पीरियड को तोड़कर घर खाली कर सकें। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में ये भी देख लें कि किराया बढ़ने की कंडीशन किस प्रकार लिखी गई है, कितने समय के बाद उस संपत्ति का किराया बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मकान मालिक या किराएदार के बीच उस संपत्ति को दिया गया है, लेकिन वह किराएदार उस संपत्ति को आगे किसी और को किराए पर नहीं दे सकेगा। ये बात भी मकान मालिक के फेवर की होती है और इसको मकान मालिक को ध्यान कर लेना चाहिए। इसलिए किसी भी रेंट एग्रीमेंट को करने के बाद उसको पूरा पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, सोच समझकर फिर उस एग्रीमेंट पे साइन करें और हर कंडीशन को, हर शर्त को दोनों मकान मालिक और किराएदार अच्छे तरीके से समझकर फिर उस रेंट एग्रीमेंट को निष्पादित करें। तो रेंट एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते समय मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों को इसमें रखा गया है और दोनों के पक्षों को रखा गया है। इसलिए आप चाहे रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो अपने अपने पक्ष को अच्छे तरीके से देख लें और अगर कोई कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको जांच लें, बारीकी से उसके लिए सलाह कर लें या किसी समझदार व्यक्ति से उसके बारे में बात कर लें, किसी वकील से सलाह कर लें, कानूनी लीगल सलाह लेकर ही किसी रेंट एग्रीमेंट को निष्पादित करें, क्योंकि ये एक आम कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऑफिशियल लीगल दस्तावेज है और भविष्य में आपकी किसी भी तरह की मुश्किल में आपको सपोर्ट करता है, आपके अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा आप हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने से संबंधित पेपर्स चेक कराना चाहते हैं या किसी रजिस्ट्री को, बेनामा को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, सेल एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट या विल और गिफ्ट डीड के बारे में जानकारी चाहते हैं या इसका फॉर्मेट चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे नॉमिनल शुल्क पर हमारे विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक, नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।